हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने जो चैप्टर चल रहा है एस ब्लॉक उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो तक हमने ग्रुप फर्स्ट उसको कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं इसके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, इनकी उपलब्धता क्या है, इनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सब कुछ देख लिया है। अब ग्रुप स्टार्ट सेकंड करेंगे, ठीक है? तो देखो, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो वर्ग सेकंड, ग्रुप सेकंड, ठीक है? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जी सेकंड। जी सेकंड का मतलब ग्रुप सेकंड, वर्ग सेकंड। अब देखो, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि इस ग्रुप के तत्वों को क्या कहा जाता है। इस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्षार मृदा धातुएं। कौन सी धातुएं? क्षार मृदा धातुएं। देखो, क्षार धातुएं तो उनको भी कहा जाता था, लेकिन इनके सामने इनके साथ में एक नाम और जुड़ गया, मृदा। क्षार मृदा धातुएं। देखो, मृदा नाम क्यों जुड़ गया? क्योंकि ये कहां से प्राप्त होंगे? मृदा से प्राप्त होंगे। अधिक तो मृदा से तो वो भी हो रहे थे, लेकिन उनकी तुलना में ये ज्यादा प्राप्त होंगे ना। तो मृदा से प्राप्त होते हैं, भूपट्टी से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कह देंगे? क्षार मृदा धातुएं कह देंगे। आगे बात समझ में। अर्थ एल्केलाइन मेटल्स, आगे ना कहानी समझ में। चलो इंग्लिश में लिखूंगा, यहाँ बता दूं। अर्थ एल्केलाइन मेटल्स। उसके बाद में देखो, इनकी जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाते हैं? ये क्षार बनाते हैं। सेम वही बात पीछे वाले में भी थी, है ना? क्षार या फिर उसके संगत हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। उसके बाद में क्या बोल देंगे? इनको भूत पट्टी से प्राप्त किया जाता है ना। तो लिखा दूंगा सारी की सारी लाइन। इन्हें क्षार या मृदा धातुएं भी कहा जाता है ना? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, है ना? चलो लिखो, अर्थ अर्थ एल्केलाइन मेटल्स। आगे ये बात समझ में। अब दूसरा बात क्या है? ये भूपट्टी से प्राप्त की जाती है ना, अर्थ क्रस्ट से प्राप्त की जाती है ना। तो सेकंड लाइन ये लिख दूंगा, इनको कहां से प्राप्त किया जाता है? भूपट्टी से प्राप्त किया जाता है ना। साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो, है ना? भूपट्टी से प्राप्त किया जाता है। आगे बात समझ में। ग्रुप सेकंड की धातुओं को हम क्षार मृदा धातुएं कह देते हैं। इनको भूपट्टी मतलब अर्थ क्रस्ट से प्राप्त किया जाता है। किससे? अर्थ क्रस्ट से। दोस्तों देखो, एकदम सिंपल चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर है ना, सीधा सा मतलब ये हो गया इस बात का। हाँ, आगे देखो, इसमें कौन कौन सी धातुएं आती है सारी की सारी बता देता हूँ। जैसे बेरिलियम हो गया, है ना? धातुएं मतलब एलिमेंट्स कौन कौन सी है इसमें। तो एलिमेंट्स के नाम लिखो एक साइड में। कौन कौन से आ जाएगा? सबसे पहले बेरिलियम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? बेरिलियम। उसके बाद में आ जाएगा मैग्नीशियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। रोए गया, राजी होगा? बताओ। हाँ, तो ऐसे लाइन से लिख लो। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। रोएगा, ये कन्या सुंदर कहां से लाके देगा ना। ऐसी ट्रिक बना रखी है सबने अलग अलग, आप अपने अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो। इसका नाम बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, और लास्ट में क्या हो गया? रेडियम हो गया, है ना? इन सबके एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है। देखो, लिथियम के बाद में क्या आता है? जब हम आवर्त में चलते हैं इस साइड, है ना? फर्स्ट आवर्त के बाद में ये आते हैं सेकंड आवर्त में, सॉरी कौन से? सेकंड वर्ग में आते हैं। कौन से में? सेकंड ग्रुप में आ गए। ये ग्रुप तो सेकंड है। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो ग्रुप आता है, और लेफ्ट टू राइट चलेंगे जैसे इधर से इधर तो आ जाएगा वर्ग। क्या आ जाएगा बच्चों? सॉरी, क्या आ जाएगा? आवर्त आ जाएगा। ऊपर से नीचे तो आता है ग्रुप मतलब वर्ग। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इधर चलेंगे, है ना? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा। मतलब कितने आवर्त है अपने? 7 है। और ग्रुप कितने हैं? 18 है। ये चीज आप याद रख लेना, है ना? हाँ, तो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर 4 पे। उसके बाद में इसमें 8 जोड़ दोगे 12। उसके बाद में इसमें 8 जोड़ दोगे तो 20। अपने वो नहीं क्या, 2 8 8 18 18 32, बस वही बात है ना। 20 में जब आप 18 जोड़ दोगे तो ये 38, और 38 में वापस 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 56। कितना? 56। 56 में 32 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 88। तो ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। आगे खाली समझ में। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और लिख देते हैं ना। ये तो हो गए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप सेकंड में, वो नाम लिख दिए हमने। अब इसके नाम बताऊंगा। नाम मैंने बताया दिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, सॉरी क्या है ये क्या है? बेरियम, है ना? और ये क्या हो गया? रेडियम। आगे कहानी समझ में। हाँ, नाम बता दिए मैंने। अब इसके बारे में एक लाइन लिखा देता हूँ। जब इनकी जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। क्षार मतलब बेस, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट लाइन ये लिख लो, जल से क्रिया करवाने से मतलब H2O से। जब H2O से क्रिया करवाओगे तो क्या बनता है? क्षार। इसका निर्माण होता है क्षार या फिर संगत हाइड्रोक्साइड। और ये प्राप्त कहां से होती है? भूपटपटी से प्राप्त होती है। ये चीज आपको मैंने बता दी थी। इनमें एकमात्र ऐसा एक तत्व है रेडियम, जो क्या है? रेडियो एक्टिव, है ना? रेडियोधर्मी। तो इसको आप क्या बोल देते हो? रेडियो एक्टिव। कौन सा है ये? रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो आप लोग। रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी तत्व, है ना? उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा, आप यहां तक लिखो, कंटिन्यू चलेंगे, है ना?
ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद में इनका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। उससे पहले देख लेंगे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, सारी चीजें देख लेंगे। तो एक एक चीज को हम 1 बाय 1 देखते चलेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, है ना। अब देखो ये जो वर्ग सेकंड के तत्व होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं, इनकी उपलब्धता क्या है, ओक्यूरेंस कहाँ से है, तो उस चीज के बारे में मैं बता देता हूँ। जो वर्ग फर्स्ट है उसी के समान ये तत्व भी क्या होते हैं बच्चों, क्रियाशील होते हैं, मतलब रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये प्रकृति के अंदर क्या है, आप स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, क्योंकि अगर स्वतंत्र रहेंगे तो क्रिया कर लेंगे किसी से भी। तो ये हम इतना समझ गए कि क्रियाशील होंगे तो ये क्या होंगे, संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। संयुक्त अवस्था में पाए जाने का मतलब है कि वो क्रिया कम करेंगे, है ना। तो मतलब ये क्रियाशील ज्यादा होते हैं, तो इसलिए किस में पाए जाएंगे, हमारे स्वतंत्र अवस्था में, या मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं, संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, है ना, फ्री नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये लिख लेंगे इसमें कि उपलब्धता के अंदर कि कहाँ मिलते हैं, ये हमें संयुक्त अवस्था में मिलते हैं, भूपट पट्टी के अंदर, है ना। लिखो वर्ग सेकंड के तत्वों की उपलब्धता, है ना, वर्ग सेकंड के तत्वों की उपलब्धता, ऑक्यूरेंस, उपलब्धता। हाँ तो कहाँ मिलेंगे, देखो मैं साथ साथ में लिखवाता चल रहा हूँ, आप लिखते चलो, है ना। वर्ग फर्स्ट के तत्व भी हमें कहाँ से मिल रहे थे, भूपट्टी से मिल रहे थे, संयुक्त अवस्था में मिल रहे थे। ये भी क्या उन्हीं के समान हमें कैसे मिलेंगे, संयुक्त अवस्था में मिलेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, क्रियाशील होती है। तो यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो, कि प्रकृति में कैसे मिलते हैं हमें, संयुक्त अवस्था में। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ आपको, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, कौन सी अवस्था, संयुक्त अवस्था, कंबाइंड फॉर्म, है ना, संयुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तत्व अगर संयुक्त अवस्था में है तो इनके किस रूप में मिलेंगे, जैसे ऑक्साइड के रूप में मिल जाएंगे, हेलाइड के रूप में मिल जाएंगे, सल्फेट के रूप में मिल जाएंगे, सल्फाइड के रूप में मिल जाएंगे, या फिर नाइट्राइड्स के रूप में मिल जाएंगे, है ना, जो आगे हम रिएक्शंस भी देखेंगे। तो अब संयुक्त अवस्था में मिलते हैं तो कौन कौन सी अवस्था में मिल सकते हैं, ऑक्साइड हो गए, है ना, हेलाइड हो गए, तो इन सब अवस्थाओं में मिल जाएंगे। तो क्या लिख लोगे, साथ साथ में लिख सकते हो, ऑक्साइड हो गए, ऐसे हेलाइड हो गए, सल्फेट हो गए, है ना। हेलाइड समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के, हेलाइड, उसके बाद में सल्फेट के रूप में मिल जाएंगे, किसके रूप में, सल्फेट के रूप में। ऐसे ही आगे बोल देंगे हम सल्फाइड, नाइट्राइड आदि, है ना, सल्फेट बोल दो, सल्फाइड बोल दो, और लास्ट में और क्या बोल दो, नाइट्राइड बोल दो। क्या बोल दो बच्चों, नाइट्राइड या नाइट्रेट। किसके रूप में मिल जाएंगे, नाइट्रेट्स के रूप में मिल जाएंगे। आ गई ये बात समझ में, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अब जैसे मैं बात करूंगी कौन सा तत्व कितना पाया जाता है प्रकृति में, उसकी मात्रा के आधार पर या भार के आधार पर कैसे पता चले कौन सा तत्व कितना पाया जाता है। तो सॉरी, अगर हम भूपथ पट्टी के अंदर देखें भारात्मक रूप से, हमारे जो कैल्शियम होता है ये 5वें स्थान पे पाया जाता है। ऐसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सोडियम का, कैल्शियम का, है ना। तो आप मुझे वो कमेंट करके बताओगे सोडियम कितने नंबर पे पाया जाता है, पोटेशियम कितने नंबर पे पाया जाता है, इन दोनों का आप मेरे को बताओगे, है ना। और एक लिथियम का भी बताओगे, तीनों का बताओगे कौन सा कितने नंबर पे पाया जाता है। मैंने जब वर्ग फर्स्ट पढ़ाया था ना, ग्रुप फर्स्ट, आपको उस टाइम पे सारा का सारा बताया था यही प्रॉपर्टी। तो इनमें हमारे जो कैल्शियम वो भूपथ पट्टी में कितने स्थान पे पाया जाता है, 5वें नंबर पे पाया जाता है। ऐसे मैग्नीशियम 6ठे पे। और जैसे बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम कितने पे पाया जाएगा, 51वें स्थान पे पाया जाएगा। ये चीज मैं आपको नोट करवा देता हूँ, है ना। तो देखो क्या, भूपरिपट्टी में भारात्मक रूप से, भूपरिपट्टी में भारात्मक रूप से, भारात्मक रूप से कौन, जैसे Ca का स्थान, Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का स्थान कौन सा है बच्चों, 5वां स्थान है। कौन सा, 5वां, मतलब 5th नंबर पे पाया जाता है। कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे, हाँ 5th नंबर पे या 5वें स्थान पे पाया जाएगा। कैल्शियम की तरह ही भूपरिपट्टी के अंदर मैग्नीशियम लिख दो आगे ना, बाकी सेम टू सेम नाम रह जाएगा ऐसे का ऐसा। अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो कौन से नंबर पे है, 6th नंबर पे। कौन से नंबर पे, 6th नंबर पे। भूपरिपट्टी के अंदर भारात्मक रूप से मैग्नीशियम 6th नंबर पे। ऐसे ही बेरिलियम कितने नंबर पे है, 51वें स्थान पे। ठीक है, आगे लिखा दूंगा आपको बेरिलियम के बारे में। बेरिलियम कितने पे है, 51वें स्थान पे। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूँ। जैसे हमारे बेरिलियम है, कौन है, बेरिलियम है, ये भूपरिपट्टी के अंदर कौन सी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, कौन से कंपाउंड के रूप में पाया जाता है वो भी बता दूं। जैसे बेरिलियम है, ये हमारे बेरिल के रूप में पाया जाता है या फिनासाइड के रूप में पाया जाता है। इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एग्जाम में आपको मिलान वाले में पूछ सकता है। मैं वो लिखा देता हूँ, आप यहाँ तक नोट करो। हाँ, कर लिया नोट, चले आगे।
चलो नोट कर लिया, तो इरेज कर देता हूँ इधर, है ना। उधर वाली में इरेज इसलिए नहीं कर रहा, मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ, है ना, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम कितने नंबर पे पाया जाता है? 6 नंबर पे। ऐसे ही कैल्शियम कितने पे है? 5th नंबर पे। बेरिलियम कितने पे है? 51वें स्थान पे। बाकी जैसे एसआर और बीए की बात करें तो ये हमारे बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, तो इनका स्थान नहीं दिया गया। अभी बात समझ में, मतलब बहुत ही कम अवस्था में मिलते हैं हमें, ऐसे मिलते नहीं है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो देखो अगला, जैसे बेरिलियम है, भूपर्पट्टी के अंदर किस में पाया जाता है? बेरिल के रूप में पाया जाता है, या फिर फिनासाइट तथा फिनासाइट के रूप में पाया जाता है। दोनों का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो बेरिलियम की उपलब्धता, सबसे पहले हेडिंग क्या डालो यहाँ पे? बेरिलियम की उपलब्धता। कौन सी लियम? बेरिलियम। बेरिलियम किस रूप में मिलता है ना, बेरिलियम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हेडिंग डाल दिया आपने। तो बेरिलियम सबसे पहले तो किस में पाया जाएगा? बेरिल के रूप में पाया जाएगा। दिख रहा है ना आपको इधर से? किसके रूप में? बेरिल। मैं एक मिनट चेक करता हूँ, दिख तो रहा है ना, जहाँ लिख रहा हूँ। हाँ दिख रहा है, ओके, सॉरी, है ना। हाँ बेरिल, तो बेरिल किस, बेरिलियम हो तो बेरिल के रूप में प्रेजेंट होगा। तो बेरिल का जो फॉर्मूला हो जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। तो क्या हो जाएगा बेरिल का? Be3, उसके बाद में एल्यूमिनियम Al2, और उसके बाद में Si6O18, है ना, Si6O18, ये कौन हो जाता है? बेरिल हो जाता है। Be3Al2 Si6O18, है ना, ऑक्सीजन 18। उसके बाद में सेकंड किस रूप में मिलेगा हमें? ये फिनासाइट के रूप में मिल जाएगा। किसके रूप में? फिनासाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने देखा है, बस याद नहीं है इनका नाम, है ना। फिनासाइट किस फॉर्म में मिलता है? इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? BeSiO4। ठीक है, BeSiO4, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है BeSiO4। आपको आना ही चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही छोड़ दो कि आएगा नहीं, एग्जाम में मिलेगा ये कंफर्म। इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे और बनेगा क्या, है ना। तो आप ये मत सोचना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आएंगे नहीं आएंगे, कंफर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन यहाँ से। हाँ, उसके बाद में मैग्नीशियम की बात करें ना, बेरिलियम वाला लिख लिया आपने। उसके बाद में मैग्नीशियम है वो किसके रूप में मिल जाएगा? कार्बोनेट के रूप में मिल जाएगा, सिलिकेट के रूप में मिल जाएगा, सल्फेट के रूप में मिल जाएगा ना। इनके रूप में कौन मिल जाएगा? मैग्नीशियम। जैसे आप नहीं पढ़ते मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये सारे के सारे क्या है? मैग्नीशियम पाया जाएगा इनमें, है ना। उसके बाद में मैग्नीशियम कहाँ मिलेगा हमें? बेरिलियम के बाद में सेकंड कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट आप पढ़ते नहीं होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgSO4, ये वाले, है ना, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमें किस रूप में मिल जाएगा? फॉर्मूले आप पढ़ते ही हो चैप्टर में, तो मैं सारे के सारे आगे आ जाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। मैग्नीशियम हमें किस रूप में मिल जाएगा? कार्बोनेट्स के रूप में मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही सल्फेट के रूप में मिल जाएगा, किसके रूप में? सल्फेट, सिलिकेट, सल्फेट, लास्ट हो गया जैसे सिलिकेट आदि, सिलिकेट आदि, इटीसी, है ना, इनके रूप में मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे समुद्री जल होता है, समुद्री जल में मैग्नीशियम कितना परसेंट होता है? 0.13% होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है आपको। तो मैग्नीशियम के बारे में लिख रहे हैं ना, तो मैग्नीशियम का अगला लिखो, समुद्री जल में कितना होता है? 0.13%, है ना, समुद्री जल में, सी वाटर में, समुद्री जल में Mg मीन्स मैग्नीशियम कितना परसेंट होता है? 0.13% होता है ना। तो ये, और होता किस रूप में है मैग्नीशियम? MgCl2 के रूप में, या फिर MgSO4 के रूप में, मतलब क्लोराइड एंड सल्फेट के रूप में, है ना। ये जो मिलता है ना समुद्री जल में, किस रूप में होता है? अपने सल्फेट और क्लोराइड के रूप में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, समुद्री जल में कितना परसेंट होता है? 0.13% होता है। और किस रूप में मिलता है? क्लोराइड और सल्फेट के रूप में मिलता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, किसके रूप में? क्लोराइड एंड सल्फेट के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है ना, क्लोराइड एंड सल्फेट के रूप में मिलता है, किसमें? समुद्री जल में। उसके बाद आप इतना नोट करो, फिर चलते हैं हम कैल्शियम की ओर, है ना। इसको लिख लिया? हाँ, साथ में लिख लेना, कैल्शियम का और लिखवा दूंगा ना, इरेज कर दूंगा फिर। चलो इतना उतारो, छाप लिया? ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं, अब कैल्शियम की बात करें। आपने वैसे तो सुना होगा कि थक्का बनता है, उसमें कौन काम में आता है ना, कौन सा तत्व होता है काम में लेते हैं? थक्का बनाने में कौन उपयोगी है? बताना कमेंट करके आंसर, फिर मैं बताऊंगा वीडियो में आपको। देखता हूँ कौन कौन वीडियो देखता है, पता तो चले। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उनका आंसर आपको आता है नहीं आता, है ना। कैल्शियम, कैल्शियम हमें एक तो लाइमस्टोन के रूप में मिलता है। लाइमस्टोन आपने नाम सुना जरूर है, देखा भी है। देखो संगमरमर होता है ना,
उसी को क्या बोल देते हो, लाइमस्टोन बोल देते हो, है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaCO3, क्या हो जाता है, CaCO3। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट मिलता है जिप्सम में, CaSO4 2H2, है ना। जिप्सम से हम क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो उसका फॉर्मूला आप कमेंट करोगे ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो सेम ही बात हो जाती है ना। ये तो कर दोगे आप, इतना तो पढ़ा आपने, 10th क्लास में पढ़ा है, ये और बता दूंगा ना। तो कैल्शियम के बारे में लिखो। अगला कौन सा सीएम, कौन सा सीएम, कैल्शियम, Ca। किसकी उपलब्धता लिखोगे, Ca की लिखोगे। सबसे पहले किसमें बताया मैंने इसको आपको, लाइमस्टोन में, मतलब संगमरमर। तो सबसे पहली उपलब्धता तो हो जाएगी इसकी लाइमस्टोन। कौन सा स्टोन, लाइम स्टोन, कौन सा बताया, लाइमस्टोन। इसी का दूसरा नाम क्या है, संगमरमर। गाना भी है क्या कोई ऐसा, सुनो ना संगमरमर, है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, जो आप बार बार पढ़ते हो, बस नाम का नहीं पता आपको, CaCO3, है ना, इंपोर्टेंट फॉर्मूला CaCO3। अभी बात समझ में, लाइमस्टोन मतलब अपने क्या हो गया, संगमरमर, और फॉर्मूला क्या हो गया, CaCO3। आगे नेक्स्ट लिखो जिप्सम। कौन सा सम, जिप्सम, जिप्सम। देखो जिप्सम, ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला आप बताओगे मेरे को। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2, है ना, CaSO4.2H2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना। उसके बाद में जैसे SR और BA की बात करें, है ना, SR और BA की बात करें, तो ये कहाँ मिलते हैं हमें, प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, है ना। तो क्या बोल दोगे, SR और Ca के बारे में। और अपने लास्ट में जैसे रेडियम है, ये क्या है, रेडियोधर्मी तत्व है ना। और इसकी बात आपको पूछ मिले कभी कभार कि रेडियम कहाँ मिलता है, तो जो हमारे आग्नेय चट्टानें होती है ना, उनके अंदर पाया जाता है। कितना, बहुत ही कम मात्रा में, 10⁻⁻10% बार के रूप में, है ना। पूछ लेता है कभी कभार, मैं तो लिखा दूंगा आपको भी। हाँ, तो देखो क्या SR एंड BA, कौन है, BA कहाँ मिलते हैं, ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं प्रकृति में, है ना, प्रकृति में बहुत कम मात्रा में, है ना। इनके बारे में आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा तो ये ऊपर वाला पूछेगा, प्रकृति में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। आगे बात समझ में। हाँ, उसके बाद में देखो लास्ट लिखा देता हूँ, रेडियोधर्मी है जो Ra, उसके बारे में। किसके बारे में, रेडियोधर्मी के बारे में। ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में। रेडियोधर्मी तत्व है, कौन सा तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व है, जो कहाँ से प्राप्त होता है, आग्नेय चट्टानों से, है ना। कहाँ से, आग्नेय चट्टानों में। और कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसका भारात्मक रूप कितना है, भार कितना है, 10⁻10। बहुत ही कम मात्रा में मिलता है ना, 10⁻10 मीटर पर सेकेंड भार, सॉरी मीटर पर सेकेंड तो यूनिट हो जाती है, बाई मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया। 10⁻10% है ना, भार के रूप में मिलता है ना। किसके रूप में, भार के रूप में मिल जाता है। यहां तक आप नोट करो। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उनका, है ना। लिखो, एकदम सही दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो उतारो। हाँ, छाप लिया, चले आगे। अब क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इनका, है ना। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, छाप दूं, नहीं इरेज कर दूं, हाँ इधर से इरेज कर दूं, फिर दो बातें लिखा दूं, फिर आगे चले। उपलब्धता की बात हो गई, अपने ग्रुप सेकंड चल ही रहा है। अब देखो, सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, है ना। नेक्स्ट बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इनका जो अंतिम उपकोष होता है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ग्रुप बात सेकेंड की चल रही है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता है एस ब्लॉक की बात चल रही है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में ही जाएगा। संयोजी कोष कौन सा होगा, एस, है ना। तो एस स्क्वायर मतलब S2, ये तो बात समझ में होगी। और कहाँ से चलेगा, 1s2 2s2 3s2 ऐसे 7s2 तक चलेगा। तो कॉमन मतलब बात करें जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा। अगली बात समझ में, n की वैल्यू क्या है, 1 to 7, 1 से लेके 7 तक, ठीक है। तो इसका जो बाह्यतम संयोजी कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, है ना। ये बात आपके समझ में आ गई। तो क्या लिख दूं मैं, जनरल सी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहली लाइन तो यही लिख दोगे यहाँ पे, इनके बाह्यतम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, NS2 है ना। तो बाह्यतम विन्यास या सामान्य विन्यास है ना, लिख दूं यहाँ पे, शॉर्टकट में लिख दूंगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सा विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे लिख दो। चलो आगे बात समझिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 1 से लेकर 7 तक वैल्यू हो जाएगी N की है ना। अब इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको त्याग करके क्या बना लेता है, M2+ या M+2 बना लेता है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बाह्यतम कक्षक में, इसको त्याग कर क्या बना लेता है, ये M+2 आयन बना लेता है ना। आगे बात समझ में, तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको पता है। बाह्यतम कोष को आप संयोजी कोष बोलते हो ना। बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनको त्याग कर या डोनेट करके है ना, त्याग कर के क्या बना लेता है, M+2 धनायन बना लेता है। कौन सा धनायन, M+2 धनायन, या फिर आयन बोल सकते हो ना, M+2 आयन बनाता है, आयन बनाता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपके। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है S में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, ऐसे P में कितने, 6, D में कितने, 10, F में कितने, 14। ये बात आपको पता है ना। 2 के बाद में 4 4 जोड़ते चलो, SPDF तक चलते चलो। तो सबसे पहले इसमें बेरिलियम है, कितना नंबर है इसका, एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो इलेक्ट्रॉन भर देंगे S के अंदर है ना सबसे पहले। तो 1s2, उसके बाद में 2s2, उसके बाद में देखो मैग्नीशियम की बात चल रही है ना। तो मैग्नीशियम में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, फर्स्ट ग्रुप को देखोगे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो इसके पास में कौन सी जो उत्कृष्ट गैस है हमारी, नियोन है। कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। तो मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, नियोन, और उसके बाद में ऐसे, और उसके बाद में देखो 2s2 आएगा, 3s2 आएगा, बताओ 2 के बाद में 3 आ जाएगा है ना। आगे चलते चलोगे, डायरेक्ट तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। कैल्शियम किसके पास में आता है, हमारे पास में ऑर्गन है उसके पास में आता है। कितने नंबर पे आती है, 18 नंबर पे उत्कृष्ट गैस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AR, 18 और 2 20, मतलब देखो 3 के बाद में डायरेक्ट याद रख सकते हो, 4 5 6 ऐसे चलो नीचे है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4s2। बस आपको याद होना चाहिए, पीछे जो पढ़ा है ना मैंने फर्स्ट ग्रुप वाला, वो याद कर लोगे, पढ़ लोगे ना, तो ये सारा का सारा एकदम इजी लगेगा। उसके बाद में ये दोनों मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ये तीनों नीचे वाले आपको दे रहा हूँ। चलो एक और बता देता हूँ, बाकी 2 आपसे करवाऊंगा, ये वाला और ये वाला। तो SR के पास में कौन है, क्रिप्टोन है। कौन, क्रिप्टोन है। कितने नंबर पे, 36 नंबर पे क्रिप्टोन। कितने नंबर पे है, 36। इसके बाद में ये आ गया 5s2। अब देखो आपको तो बस इतना करना है, ये दोनों याद रखनी है। और इनका तरीका मैंने क्या बताया, 5 के बाद में क्या बताया, 6s2। यहाँ पे क्या बताया है, 7s2। देखो आपको जो 17वां ग्रुप है उसके बाद में 18वां आता है, जिसको 18वां ग्रुप होता है उसको 0 ग्रुप भी बोल देते हो, बोलते हो ना। तो उसमें जो है ना ये गैसे उत्कृष्ट गैसे, वो सारी की सारी आ जाएगी। नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, सारी की सारी आ जाएगी ना, रेटोन। तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद में क्या करोगे, ये लिखोगे। आई कहानी समझ में, यहाँ तक किस किस को समझ में आया बताओ। उसके बाद में देखो कल स्टार्ट करेंगे भौतिक कोण। क्या स्टार्ट करेंगे, भौतिक कोण। और उसके बाद में क्या करेंगे, जो अगला वीडियो आ जाएगा उसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक। आपको मेरे वीडियोस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कैसा समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप लाइक करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी कल लेटेस्ट एक और नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, और हाँ एकदम अच्छे से दीपावली मनाओ, एंजॉय करो, और उसके बाद में वापस से पढ़ाई में लग जाना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।